न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का मुद्दा और आज बात करेंगे 11 दिसंबर के बड़े फैसले की। जी हां, आप समझ गए होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए 11 दिसंबर एक बड़ी डेट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दफ़ा 370 के ऊपर जो है वो सुनाया जाता है और ऐसे में कई दिनों तक दफ़ा 370 को लेकर जो है वो चर्चा बनी रहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत पे इसका क्या असर रहता है और जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें दफ़ा 370 के आए फैसले पर क्या सोचती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और यकीन जाने, जम्मू कश्मीर में स्टूडियो में अभी तक इस पे कोई बड़ी डिबेट जो है वो नहीं हुई है, लेकिन आज जिस पैनल के साथ हम स्टूडियो में मौजूद हैं, यकीनन ये डिबेट जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगी। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे एक्सट्रीम राइट श्यामलाल शर्मा जी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उनके बिल्कुल साथ बैठे हैं फिरदौस टाक, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट रविंदर शर्मा जी हैं, कांग्रेस की पहचान, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनके साथ बैठे हैं शेख बशीर अहमद, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर लीडर हैं। आप सभी का स्टूडियो में स्वागत है। श्यामलाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, कहीं खुशी कहीं गम हमने ये देखा और मुख्तलिफ बयान आए। अगर हम देखें, उमर अब्दुल्ला का अलग बयान आता है, महबूबा मुफ्ती का अलग बयान आता है, गुलाम नबी आज़ाद का अलग बयान आता है और एक अलग सी परछाई जो है वो सामने आती है, जिस पे ये कही जाता है कि कहीं पे खुशी मनाई गई और कहीं पे अफसोस भी किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 70 सालों से आपका जो मैंडेट था उसमें ये शर्त थी और आखिरकार 70 सालों के बाद आपने वो कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा है कि जो 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की सबसे बड़े डेमोक्रेसी के मंदिर जो हमारा है पार्लियामेंट में, चाहे वो अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन्होंने जो 370 के जो बैड प्रोविज़न थे उनको एब्रोगेट किया, एक्सक्लूड किया। और फिर मुझे लगता है कि यहाँ की जो पार्टी हैं, खासकर मैं रीजनल पार्टी की बात करूँगा, अगर वो पहले से ही एक सोच लेके चलते तो मैं इसको 1931 तक लेके जाऊँगा जी, कि हम हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे और पता सबको था, तमाम नेताओं को पता था। अगर आप यहाँ का इतिहास, असेंबली की प्रोसीडिंग को देखें, अर्ली 60 में देखें, 70 में देखें, फिर अर्ली 80 में देखें, तो मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम इन तमाम चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन भी हुई है, डेलिब्रेशंस भी हुई हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डाइल्यूट भी हुई हैं। अगर आप देखेंगे कि सदर रियासत से यहाँ पे गवर्नर आना, प्राइम मिनिस्टर से यहाँ चीफ मिनिस्टर आना, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए था जी। कहीं ना कहीं वो अंदर जाके समझौता करते थे। अगर आप 1975 का अनसाइंड जो अकॉर्ड है जी पार्थासारथी और मिर्जा अफजल बेग का, उसमें भी मुझे लगता है जब कांग्रेस पार्टी ने 64 उनके सिटिंग एमएलए थे और शेख अब्दुल्ला जी को हुकूमत दे गई थी, तो उस पेपर को भी अगर स्टडी करेंगे और उसके बाद अगर 1981 का आप यहाँ का बजट सेशन को देखेंगे तो उसमें एक उस समय के कांग्रेस के 2-3 सदस्य जो थे उन्होंने रेजुलेशन मूव किया था और उस पर 2 दिन जो है वो डिस्कशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में हुई थी और जब वो कंक्लूड किया गया था तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी का वहाँ पे रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड के बिना पर कह रहा हूं कि अब 370 को जाना चाहिए, अब इसमें ज्यादा कुछ रहा नहीं है। लेकिन यहां की जो मैंने कहा है रीजनल पार्टी, पहले तो एक थी, फिर 2 हो गई, फिर तीसरी भी आई एक जम्मू रीजन की, तो कहीं ना कहीं यहां की लीडरशिप जो है रहे तो बड़े टॉल लीडर, लेकिन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे। जब भी इलेक्शन आती थी कहीं ऑटोनॉमी पे चले जाते थे, कोई सेल्फ रूल पे चला जाता था, हकीकत को कोई एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि अंदर जब टेबल पे बात होती थी तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी।
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। उनका एजेंडा था, चाहे 2 विधायक मेंबर पार्लियामेंट उनके रहे, चाहे 1 विधायक असेंबली में रहा, तो उन्होंने कह दिया कि 1 विधान, 1 प्रधान, 1 निशान। वो तो 2 चीजें तो पहले ही चली गई थी, अब विधान की बात थी। तो मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ये एजुकेट करते थे, ये एक्सप्लॉइट करते थे कि ये परमानेंट चीज है, लेकिन वहां पे टेम्परेरी शब्द जो है, वर्ड लिखा गया था। और आज मैं ये कहूंगा कि उस पे जो मोहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की, तो सबसे बड़ा जो वाइटल कंपोनेंट या वर्ड जो था वो वही है कि टेम्परेरी प्रोविजन को आपने उसको परमानेंट प्रोविजन में ले जाना चाहते यहां की लीडरशिप भी नहीं थी जी। अगर आप वो बात देखें तो कभी इन्होंने डिस्कशन ही किया कि आप इस पे देखिए, ये टेम्परेरी जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें टाइम टू टाइम इनके जो बयान आते रहे। तो मुझे लगता है कि यहां से जो लोगों का एक माइंडसेट था, इतनी कत्लो गारत हुई 1947 से आज तक आप देखें, तो फिर 1988 के बाद जो जहां पे हमने ये जो पस मंजर देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने एक से नहीं 2 जनरेशन को, जंग जनरेशन को हमने उनकी बलि चढ़ा दी अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स से। तो आज मुझे लगता है, अब आप देखें 5 अगस्त वाला फैसला भी देखें और सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला भी आप देखें, तो कहीं से ज्यादा रिएक्शन नहीं है। वही पार्टियों के लीडर हैं और जिनकी स्पेस नीचे से चली गई है, वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी बना के रखने के लिए आगे भी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको वैली से या जम्मू से या किसी भी रीजन से अब वो पॉलिटिकल रिस्पांस मिलने वाला है। अब जम्मू कश्मीर का जो भी शायरी है, जो भी नागरिक है, और खासकर यंग जनरेशन जो है, वो प्रॉस्पेरिटी चाहती है। उनके जो इशू हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो या दूसरे हो, उनका इमीडिएट रेड्रेसल चाहते हैं। ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अब जो रीजनल, खासकर रीजनल पार्टीज जो हैं, वो उनका जो है कोई स्कोप नहीं रहा। शामलाल जी, पॉइंट आ गया। फिरदौस साहब, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टी के ऊपर जो है ये आरोप लगाया गया कि रीजनल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की है, उन्होंने हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की। देखिए फ़हीम, मैं शर्मा साहब को बड़े गौर से सुन रहा था। जो आर्टिकल 370 का मामला है, मुझे लगता है इसके 2 कनोटेशंस हैं। एक तो लीगल कनोटेशन है, एक पॉलिटिकल कनोटेशंस है। लीगल कनोटेशंस पे मैं ज़्यादा इस वक्त ज़ोर नहीं दूंगा, क्योंकि ये फिर एंटायर डिबेट जो है दूसरी तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट देखें, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ को जो है वो अनटच रखा गया है। बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है ये मैंडेटरी और बाइंडिंग है, नॉट ओनली ऑन द कोर्ट्स बट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एज वेल। लेकिन कानून और कॉन्स्टिट्यूशन आपको इख्तियार देता है, यू हैव टू एग्री और डिसएग्री विद द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन एज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जो इश्यूज़ आप सुप्रीम किसी भी कोर्ट के सामने आप रेज़ करते हैं, तो जो जजेस होते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं उस आर्ग्यूमेंट पे, जो आर्ग्यूमेंट आप करते हैं। तो मैं लीगल कनोटेशंस पे नहीं, मैं पॉलिटिकल कनोटेशंस की बात करूंगा। शर्मा साहब ने जो बातें कहीं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुझे इस मामले को लेकर मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट ज़्यादा अंतर नहीं है। रीजनल पार्टीज़ की इन्होंने बात की कि रीजनल पार्टीज़ इशू बेस्ड पार्टी पॉलिटिक्स करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने खासकर जस्टिस चंद्रचूड़ की जो जजमेंट, उनकी अपनी जजमेंट है, उस पर उन्होंने कहा जो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 370 टू अमेंड आर्टिकल 370 जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है, विच शोज़ दैट 370 जो है वो कभी जो क्लास 3 है वो इट हैज़न्ट सीज टू एग्जिस्ट। उनकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि टेम्परेरी प्रोविज़न था, कॉन्स्टिट्यूशन में हम कर सकते थे, पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। तो ये जो कंप्लीट मर्जर विद द कंट्री है, सरेंडर ऑफ सॉवरेनिटी है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे जो ज़्यादा इख्तलाफात हैं, खासकर स्टेट लीडरशिप के साथ, देखिए हम ये जब हमारी बात करते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चाहे पीडीपी की बात करते हैं, हम लोग
हम लोगों पे ज़्यादातर ये इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि आप रीजनल बेस्ड एस्पायरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जब ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम एडमिट करते हैं इस इल्ज़ाम को। हम कहते हैं कि ठीक है, कश्मीर की नब्ज़ हमने समझी, हमने कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन है, कश्मीर के जो और एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, हमने उस चीज़ को समझा और उस चीज़ पे हमने जब डेलिब्रेट किया, हमें लगा कि 370 को हटाना जम्मू कश्मीर के लिए सुसाइड है। हमने उस चीज़ को हमेशा हमने उसको कंटेस्ट किया, हम उस चीज़ के लिए लड़े, लेकिन वो नब्ज़ क्या है, वो जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन की नब्ज़ है। उसके लिए पॉलिटिकल सेक्रीफाइसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की, पॉलिटिकल सेक्रीफाइसेस हम लोगों ने भी की, कांग्रेस ने भी वक्तन फ़वक्तन उस चीज़ के लिए भुगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ, स्टेट लीडरशिप के साथ प्रॉब्लम ये है, इन्होंने एक आइडियोलॉजी नागपुर से एक्सपोर्ट की और उस आइडियोलॉजी को, उस नरेटिव को जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने ऐसे रखा कि जैसे वो बस सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें अंदर से मालूम है कि जो आइडियोलॉजी, जो विजन नागपुर से वो लेकर आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा जम्मू के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज ये कहते हैं कि 370 के अमेंडमेंट के एब्रोगेशन के वक्त और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के वक्त कश्मीर में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आपने डोल बजवाए थे एब्रोगेशन 5 अगस्त 2019 को, आज आपने डोल क्यों नहीं बजाए? क्योंकि आज आपको डोल वाले नहीं मिले। ये 5 सालों में जम्मू के लोगों को भी समझ आ गई कि आपने उनके साथ धोखा किया है। मुझे इनके साथ सिर्फ ये एक जो देखिए, हम सब वी आर पॉलिटिशियंस जी, हम अपनी पार्टी, जिस पार्टी में हम हैं, हम एक कॉन्शियस के साथ उस पार्टी में हैं, क्योंकि हमें उस पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद है, हमें उस पार्टी की आइडियोलॉजी समझ आई है और हम उसी को प्रोपेगेट आगे करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर, स्टेट लीडरशिप है, उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर के हित के लिए क्या है। हम टेम्परेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हम कत्ल कर रहे हैं, इसका खामियाजा बहुत आगे जाके भुगतना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आज रिएक्शन नहीं हुआ। 74 में जब एकॉर्ड हुआ जम्मू कश्मीर का दिल्ली के साथ, रिएक्शन नहीं हुआ। जब शेख साहब को एक सब इंस्पेक्टर ने डिटेन करके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया, रिएक्शन नहीं हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर से चेंज करके चीफ मिनिस्टर हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ। जब आपने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर में लाई, रिएक्शन नहीं हुआ। 87 का सब पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि इट वॉज रेस्पॉन्सिबल, लेकिन मेरी अपना ओपिनियन है 87 वॉज ट्रिगरिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि 87 तक आपका 54, 57, 67, 74, 75 आपने इतने कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल ब्लंडर जम्मू कश्मीर में किए थे कि लोग ये समझ चुके थे कि दिल्ली पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो जनरेशन लड़ती रही, चाहे वो सही थे या गलत थे। सही रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना, दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपने आप बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, अपनी नस्लें बर्बाद की। लेकिन आज की नस्ल नई नस्ल है। हम लोगों को 74 याद नहीं है, हमें 87 याद नहीं है। हमें इस नस्ल को याद होगा कि आपने 5 अगस्त को क्या किया। इस नस्ल को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके आपने जम्मू कश्मीर के वॉइस को मजल कैसे किया। और याद रखिए, जिस वक्त 87 जैसा ट्रिगरिंग पॉइंट जम्मू कश्मीर में दोबारा होता है, यू विल सी पीपल ऑन द रोड, यू विल सी द रिएक्शन जो आज आप प्रोपेगेट कर रहे हैं कि रिएक्शन नहीं हो रहा। शर्मा साहब, दोनों पैनलिस्ट को आपने सुना, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि फिरदौस साहब ने कहा कि बीजेपी और हम में अंतर नहीं, पता नहीं मेरे दोस्त नहीं, मैं सिर्फ 370 को लेकर कह रहा था। 370 पे भी नहीं। देखिए, बात यह है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था उस वक्त के लोगों ने। उस वक्त की जो क़यादत थी, चाहे उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। देखो, इतिहास को हम बदल नहीं सकते। उन्होंने देश का साथ दिया और इसका हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ। वी एसीडेड टू इंडिया, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, पाकिस्तान के साथ थी। जिस बात का हम क्रेडिट देते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी रूलर थे, लेकिन उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, ये उनकी विक्ट्री थी कि जिन्ना के लैब में नहीं गया जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बना, और उन्होंने खुद चूज़ किया, जिसके लिए यूएनओ भी गए। हम नहीं कहते कि हम ज़बरदस्ती किया। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें स्पष्ट की हैं कि ठीक है, फैसला जो है वो हमें पूरी तरह से ना भी हो, वो लॉ ऑफ लैंड है, अपेक्स कोर्ट है, और उसको हमें मानना है, स्वीकार करना है। लेकिन हमने जो कहा था 6 अगस्त को, वो भी स्पष्ट था। हमने कहा तरीकाकार आपने डेमोक्रेटिक चूज़ किया कि
डेमोक्रेसी में इतना बड़ा फैसला करने के लिए जो है आपको ये नहीं कहा कि अमेंड नहीं हो सकता, उसमें ये भी लिखा है कि अनटिल इट इज अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस एंड इन कंसल्टेशन विद द पीपल एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई शक नहीं कि टाइम टू टाइम बहुत इंटेग्रेशन हुई, और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो जवाब मैं इनको दूंगा कि भाई ये हमको इल्ज़ाम लगाते रहे, बहुत वरिष्ठ नेता है, इनकी अलग बात है, मगर पार्टी हमको आती रही भाजपा, एक तरफ हम इल्ज़ाम इनका झेलते रहे कि जनाब जम्मू कश्मीर की इंटेग्रेशन में 370 रुकावट है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मर्जर कंप्लीट हो गया जब 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर कर्ण सिंह जी द्वारा जो प्रोक्लेमेशन निकाली गई, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जम्मू कश्मीर वाज लाइक रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री। तो ये जो इल्ज़ाम इधर से हम झेलते रहे कि कांग्रेस ने ये 370 रखा है जिसकी वजह से इंटीग्रेशन में कमी है, वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। जजमेंट को मैं ना जाऊँ, लेकिन उन्होंने बड़े स्पष्टता से कहा कि भाई जम्मू कश्मीर जो है इट वाज इंटेग्रल पार्ट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उस पर मोहर लगाया। ना आपकी पार्टी ना इनकी पार्टी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को चैलेंज करती है, और ये कोई सवाल नहीं, हम अलग ना दिखें देश से कि भाई। एक दूसरी बात पे भी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने कहा कि इसको कोई सब नेशनलिज्म का स्पिरिट जो कुछ लोग भरते थे अपने वोट बैंक के लिए, वो भी गलत है कि अटानवी के कई रूप हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है सबको। उन्होंने कहा कि अटानवी के कई रूप हो सकते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एंजॉयड डिफरेंट काइंड ऑफ अटानवी, जो कि 370 के रूप में था, लेकिन 371 के रूप में जो है वो बाकी कई रियासतों को है। ये अधिकार जो हम मांग रहे हैं, जिसके लिए अब भी पॉलिटिकल स्ट्रगल रहेगी, और वो मंशा जम्मू के लोगों की भी है कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरीके के अधिकार रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो दूसरी स्टेट्स में भी अवेलेबल थे अंडर डिफरेंट आर्टिकल। जम्मू कश्मीर को 370 के तहत थे, लेकिन हमने जिस तरीके से पेश किया, जिससे हम समझते हैं कि भाजपा का काम आसान होता रहा और कई चीज़ों पे आसान हुआ कि भाई वो देश को सेंटिमेंट्स को खड़े कर पाए कि कोई ऐसी गलती है। हम मानते हैं कि उसमें कई चीज़ें तरमीम हुई जो कि रिक्वायर्ड थी। कौन नहीं चाहता, सुप्रीम कोर्ट आपने ठीक कहा कि कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं थी, CAG की, सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था। अभी तो वो चीज़ें पहले ही चली गई, लेकिन आज इनको मौका मिला, इन्होंने कर लिया, ये बता करके कि हम वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी को नहीं दे पाए, हम कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग गए, महिलाओं का अधिकार नहीं। हालांकि वो जजमेंट जो इंटैक्ट रही, उसमें ये कैबिनेट मंत्री थे शायद, लेकिन कुछ चीज़ों को इन्होंने ज़रूर सेंटिमेंट के साथ उभारा, लेकिन कुछ चीज़ें हमको स्पष्ट करनी पड़ेगी कि पहली बात कि जम्मू कश्मीर को एक किस्म की अटानमी थी, इट वाज नॉट डिफरेंट। कोई हमारा हम स्पेशल स्टेटस को ज़रूर था, एक हमारी पहचान थी, आइडेंटिटी थी। उन्होंने कहा कि ज़रूर ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यूटी बनने से एक करेक्टर जो है उसमें फ़र्क पड़ता है, हमारी पहचान में फ़र्क पड़ा। उस पर उन्होंने जजमेंट नहीं दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम जल्द ही स्टेट बना देंगे। हम जो चाहते थे कि क्या डाउनग्रेड करना ये ठीक था, मुनासिब था या नहीं था, मगर उन्होंने ये क्वेश्चन ओपन रखा और कहा कि चूँकि गवर्नमेंट ने मान लिया है, लेकिन टाइम फ्रेम कोई नहीं है। एक तो उस पर हमें निराशा है, दूसरा ये है कि इलेक्शन की बात में भी 30 सितंबर कहा, बहुत दूर कहा, और हम ये चाहते थे कि भाई अब क्या बचा था कि कौन इलेक्शन कराते, और उन्होंने ये कहा है। एक तीसरी बात जो भी इनको जवाब है कि हमारी बात जो हम सब पार्टी कहते थे कि अब तो चुनाव करा लो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि इलेक्शन नहीं करवाना है इतनी देर, और 30 सितंबर तक उन्होंने डेट दी है। इसलिए कुछ चीज़ें उसमें समझने की बात है कि देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ नेशनल कांग्रेस और PDP का स्टैंड ये रहा कि वो एक्सेशन को हमेशा कबूल करते रहे, उन्होंने कहा है, और इसलिए कुछ जगह ये एक्सप्लॉइट होता था कि भाई हम शायद
एक्सेशन या इन चीज़ों के ऊपर ही सियासत बाहर लोगों को समझ नहीं आता था, जिसको गलत इंटरप्रेट किया जाता था। उसमें नाम डिफरेंट हो सकते हैं और वो पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो अभी भी की जा सकती है। हमने कहा है कि लैंड और जॉब राइट्स के लिए तो उस वक्त के भाजपा के नेताओं ने भी ये बयान दिया था जो 370 टूटा कि इसको हम महफूज करेंगे, और मैं तो चाहूँगा कि ये चीज़ें महफूज रहनी चाहिए। और दूसरी ये है कि स्टेटहुड जो है वो उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं है, लोगों में खदशात है। जजमेंट तो आई जो आई, लेकिन उसमें ये खदशात है कि कब तक स्टेट नहीं मिलेगी। और ये भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन में कहा कि आप पे ये तो बाइंडिंग नहीं है कि स्टेटहुड पहले हो, जब हो आप सिलेक्शन कराओ। तो हम जो समझ पाए कि उसमें एक चीज़ जो वो भी अहम है, नो डाउट के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मेन मुद्दे और हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट रहा कि जम्मू कश्मीर एक विचित्र स्थिति में, और ये जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसमें एक वाइज डिसीजन करके इस ग्रेटर सेकुलर कंट्री के साथ अपना इलाक़ किया, और उस चीज़ को रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। उसमें कुछ प्रावधान रखे गए, अगर उनको कोई अमेंड किया जाता है तो उसके लिए प्रोसीजर तरीकाकार अलग करके सब पार्टीज को, उन लोगों को थोड़ा ऑन बोर्ड लेकर के करते, शायद जो आपने कहा कि इतना बड़ा बवाल ना होता। और बाकी हकीकत को मान के ये है कि अगली जो पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है, जो जायज़ बात है, एक सरकार है कल दूसरी होगी, इन चीज़ों को रखा जा सकता है। लद्दाख के साथ हम सब कुछ डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। शेड्यूल 6 भी स्टेट हो ना हो, लेजिस्लेचर भी, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ भी अभी भी बातचीत के रास्ते होने चाहिए। बशीर साहब क्या कहेंगे? ताक साहब, मैं जब ये सारा सुन रहा था तो मैं एक चीज़ को नोट कर रहा था। आप मेरे साथ थोड़ा सा जस्टिस करेंगे, मैं थोड़ा सा जाऊंगा पीछे जी। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री 1846 से शुरू होती है, अगरचे इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन 1846 ज़्यादा पीछे नहीं है। तो 1846 में महाराजा गुलाब सिंह एक अमृतसर ट्रीटी करते हैं, और वो 1947 में आके लास्ट महाराजा जो थे, महाराजा हरि सिंह जी, उस वक़्त एक बहुत बड़ी स्टेट होती है जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर जोग्राफी के हिसाब से। एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ रशिया, पाकिस्तान तो बाद में बना। इसको पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल सिचुएशन कहते हैं। फिर उससे पहले भी जब भी कहीं कन्फ्लिक्ट होता है तो अक्रॉस द टेबल कुछ बातचीत होती है, समझौते होते हैं, उनको लेके चलते हैं जी। 1947 में जब ये होना था कि मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट ने उस मुल्क के साथ जाना है जो हमसाया में है या इंडिया के साथ रहना है। तो इसका फैसला सिर्फ एक आदमी के पास पावर था, वो था महाराजा हरि सिंह, जो उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त किसी को नहीं पूछना था कि शेख साहब क्या कहते हैं या कांग्रेस क्या कहती है या क्या दूसरा, उस वक़्त सिर्फ महाराजा हरि सिंह को फैसला करना था, जिसका बेटा आज मौजूद है जम्मू कश्मीर में। महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। 15 अगस्त 1947 को नहीं फैसला लिया, हिस्ट्री है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब उन्होंने फैसला नहीं लिया तो 26 अक्टूबर को जब फैसला दिया तो किन हालात में लिया वो भी आप जानते हैं, जिसके ऊपर भी बड़ी चर्चा होती है। और इस वक्त हमारे जो शर्मा साहब जहाँ बैठे हैं वहाँ तो कहा जाता है, क्या नाम, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, उसको बनाने की तरफ भी जा रहे हैं। उस वक्त अगर फैसला नहीं हुआ तो जो जिस वक्त महाराजा बहादुर ने फैसला किया तो उस वक्त माउंटबेटन, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को ज़रूरत पड़ी कि जनाब डेमोक्रेटिकली हो, तो उन्होंने शेख साहब को लाए। जो शेख साहब उस वक्त, जिस तरह शर्मा जी ने एक उदाहरण दिया 1931 का, मैं 1931 से 1939 पे आता हूँ। 1931 को मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा कि उससे वहाँ तक बहुत चीज़ें हुई थी,
लेकिन बशीर साहब थोड़ा जल्दी 1938-39 मैं इसीलिए कहा थोड़ा जी सा जस्टिस करें। जी जी, क्योंकि हम 1938 बात 370 के फैसले की कर रहे हाँ, हैं। मैं जी, वही आता हूँ जी जी, क्योंकि जब आप ये चीज़ नहीं समझेंगे बिल्कुल तो आप ये नहीं हिस्ट्री से, समझेंगे। हाँ हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं आप जब हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो 1938-39 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, और जब एक्सेशन हुआ तो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक समझौता हुआ कि जनाब हमने ये चीज़ें करनी हैं, ये हमने देना है, और उस समझौते की वजह से जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो आज है। 2014 में जब आप आए, ये उसके बाद नहीं बना, ये उससे पहले का है। 2014 में जो मैंडेट मिला बीजेपी को पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में भी मैंडेट मिला, पहली दफ़ा जम्मू में 25 एमएलए आए, तो वो मैंडेट इसलिए चूंकि ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, ऐसा नहीं था, अगरचे यहाँ मुश्किल हालात भी रहे लेकिन ये सारी चीज़ें थीं। आज 2014 के बाद एक तासुर दिया जाता है कि कुछ नहीं था, 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो मैं यही आराम से कहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ था। अब ये जो फैसला हुआ है, अब इस पर आते हैं जिस पर जी, आपने कहा है कि क्या है। बिल्कुल। जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो इस पस मंज़र में जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस के साथ खिलवाड़ हो गया। अगरचे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पॉलिटिक्स अलग बात है, लोगों के पास अलग जाना है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जाना है। जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें बची थी, जो रही थी, वो यही था कि लैंड जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। 2014 के बाद जो सिचुएशन बनी और 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशन बनी, जो हमने उम्मीद लगाई थी कि ये जो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट हमारे ख्यालात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दिया, जजेस आसमान से नहीं उतरते, वो भी अमंग अस दी सोसाइटी हैं, जिस तरह हमारी सोसाइटी है, पॉलिटिक लोग हैं, उसी में से जजेस भी हैं। लेकिन हमें उम्मीद थी और हमने कहा भी कि हमें इस सबसे बड़ी कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मैं अब समझता हूं कि इसके ऊपर भी एक कोर्ट है। कौन सी है? पीपल आर द बेस्ट जज। आपने एक बात कही टाक साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू में कोई ढोल नहीं बजा। कश्मीर में तो वैसे ही सिचुएशन डिफरेंट है, आप उसको क्या बहस करनी है। मैं भी ये देख रहा था, शर्मा जी हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, मैं भी जम्मू में रह रहा हूँ, पहाड़ी इलाके में रह रहा हूँ, हमने जी लिया। नई जो जिसने आपने कहा पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो समझती है, पढ़ी लिखी जनरेशन समझती है, बोल नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही है? उनको मालूम है, सुनाएं किसको? आज जिस सिस्टम से हम गुजर रहे हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे आप? 5 अगस्त 2019 का फैसला डेमोक्रेटिकली नहीं था, वो पावर का जो वो था ना डंडा, वो था। वो आप भी समझते हैं कि 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो क्या नाम है, परसों भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था उस वक्त आपने एक चीफ मिनिस्टर को बंद रखा और उसने उसको कहना पड़ा कि मेरे गेट के बाहर ताला मैंने नहीं लगाया है, जब एलजी साहब ने वहाँ ये किया। अब इसको सम अप करने के लिए मैं 1 मिनट ले लूँगा जी कि पीपल आर द बेस्ट जज। जब हम लोगों के पास जाएंगे, हम इसके लिए लड़ाई करते हैं, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो जो महाराजा हरि सिंह ने फैसला किया था 1927 में, 1930 में, स्टेट सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ जो टेम्परेरी की बात करते हैं, मैं इसे इतफाक नहीं करता। परमानेंट जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो भी तो बदली जा सकती हैं और बदली हैं। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है डॉक्टर अम्बेडकर का, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उस पर कितनी तब्दीलियाँ आई हैं। तो इसको परमानेंट कहना, ये टेम्परेरी कहना मुझे लगता है ये नहीं, ये हाँ, ये पॉलिटिकल भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल भी था। और इससे पहले भी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट जजेस का कि ये संपत प्रकाश के केस में कि ये टेम्परेरी नहीं है। अब इन जजेस ने कहा कि ये परमानेंट है। हम सर झुकाते हैं, लेकिन जंग लोगों के पास होगी। जंग आपने भी लोगों के पास जाना है, हमने भी जाना है, और हमें तवक्कुआ है कि जो हम लोगों के पास जाएंगे, ये शर्मा साहब मेरे पास बैठे हैं, गलतियाँ इनसे भी हुई, गलतियाँ वहाँ भी हुई, गलतियाँ हमसे भी हुई। जब शेख साहब को कश्मीर में, माफ़ करना, जब कश्मीर में अकॉर्ड हुआ 1975 में, तो शेख साहब को बहुत से लोगों ने कहा यह गद्दार है। वो कौन लोग थे? वो लोग नहीं थे वो कांग्रेसी थे या वो लोग थे जो शुरू में ही अपने फैसले को कुछ इसके साथ इत्तेफाक नहीं करते थे। तो डेमोक्रेटिकली उनके साथ लड़ाई लड़ी ना, डंडे के जोर पे नहीं ना लड़ी। और वो जो टाक साहब ने बात करी
1987 में जब अकॉर्ड हुआ कांग्रेस के साथ, तो उस नौजवान ने कहा चलो ये सारे इकट्ठे हो गए, वो दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो जो फैसला है किसी को मजबूर, हमने भी कुर्बानी दी, सब ने दी, लेकिन जब फारूक साहब 1995 में आए तब बीजेपी नहीं थी। एक बात करके ख़त्म मैं करूँगा, सियासी तौर फैसले होते हैं। जब 1977 में जनता पार्टी बनी तो उस वक़्त की जो जनसंघ है वो मदगम हो गई, किसमें? इसमें जनता पार्टी में। जब जनता पार्टी टूट गई तो कमल का फूल खिल गया, उसको टाइम लग गया। तो जनाब थोड़ा सा वक्त हमको भी लगेगा वक्त आने जी। थैंक यू। शर्मा साहब, तीनों पैनलिस्ट ने अलग अलग सवाल उठाए और बहुत गंभीर आरोप भी लगे कि मेजॉरिटी जो है लोगों की, उन्हें इस फैसले से कोई खुशी नहीं हुई है। ख़ासकर यंग जनरेशन की बात बशीर साहब ने की कि लोग पढ़े लिखे हैं, डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक का तो पता लगेगा जो उनके पास जब जाएंगे। हम पीछे भी गए हैं, डीडीसी में भी गए, और ये लोग तीनों पार्टियां इकट्ठी होकर भी गई। तो अब पास घोड़ा है, पास ही मैदान है, इसलिए मैं उन आर्गू और काउंटर आर्गूमेंट में नहीं जाऊंगा। वो बशीर साहब भी अपनी जोर आजमाइश देख लेंगे। मेरे बहुत ही परम मित्र कांग्रेस के, वो तो 3 स्टेटों 4 स्टेटों में देख ही लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो अब आप भी देख लेंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हम देख लेंगे। और पीडीपी का भी जो ताकत है, जो आजमाइश जो है, ये डेमोक्रेसी में जो बैलेट से, ईवीएम से ही आएगा सारा कुछ। उसमें ना मुझे बड़ी शेखी बंगारनी चाहिए, ना और किसी को बंगारनी चाहिए। यहाँ पब्लिक की एस्पिरेशन की बात भी आई, नागपुर की बात भी आई, ढोल नगाड़ों की बात भी आई। इसमें मुझे लगता है कि जो हमारी शराफत है उसको ये चैलेंज नहीं करे। कहीं ना कहीं जो पार्टी इख्तियार में होती है उसकी जिम्मेवारी होती है, उसकी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि फैसला कुछ भी आता, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट पे ये बोल रहे थे, हमें उन पे पूरा अतबार है। अब उन पे भी किंतु परंतु डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पे ये बात कर रहे हैं। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं कहूँगा, अगर ये सीधे रास्ते पे चलते तो आज जम्मू कश्मीर का ये हाल नहीं होता। हम इनके साथ कोलिशन में 2 बार रहे हैं, और एक बार तो मैं कैबिनेट में रहा हूं और मेरा साथी मेरे साथ रहा है। मुझे लगता है कि इन लोगों को हम तब समझाते थे कि भैया 73, 74 अमेंडमेंट, ये बोलते थे नहीं हमारी स्टेट का पंचायती एक्ट है, उसको नहीं बदलेंगे, 5 सरपंच चुनेंगे, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देंगे 33%। यही लोग थे ना। जो आदमी समय के साथ परिवर्तन नहीं, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अब पछताएं क्या होता जब इनको हम बोलते थे कि रिफ्यूजी और डिस्प्लेस में फर्क होता है। ये बैठे हैं हम, वी आर आल्सो उसी कैटेगरी से हैं। लड़ाई करते थे ये, इनके मंत्री उठ जाते थे चेयर से और ये कहते थे कि हम तो 1 इंच जमीन जो है वो अमरनाथ को भी नहीं देंगे। तो ये भारत वर्ष बहुत बड़ा है, और हम लोग तो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी 5700 फैमिली को 75 साल लगे सिटीजनशिप राइट देने के लिए। जम्मू कश्मीर स्टेट कॉर्प जो है वो डोगरा वॉरियर करते हैं और टाउन डिक्टेट करती है हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिन्होंने अपनी जगीर समझ ली थी, हमने देखा है ना। और मेरा चीफ मिनिस्टर कहता है अंडर ओथ, वो भी रिकॉर्ड है कि एक्सेशन हुआ है, वो भी कंडीशनल हुआ है, मर्जर तो हुआ ही नहीं है। लो भाई अब हो गया मर्जर, अब क्यों पछता रहे हो? आप लोगों ने गलतियां नहीं, मिस्टेक नहीं की, ब्लंडर्स किए हैं इन लोगों ने। यहां के लोगों को, यहां की बेटियों ने क्या कसूर किया था जो उनका फंडामेंटल राइट है? पूरी कंट्री में एक कानून और जम्मू कश्मीर में दूसरा कानून। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनकी करनियों के जो है ना, जो भी कुछ हुआ है
ये इतनी बड़ी स्टेट अब दोबारा रिस्टोर होगी, लेकिन इन लोगों ने उसके सोशल फैब्रिक को भी, पॉलिटिकल फैब्रिक को भी, और अगर इकोनॉमिकली भी आज हमें कहाँ होना चाहिए था, इतने हमारे रिसोर्स थे, उनको हम किस तरफ लेके जाना चाहते थे, तो नहीं उस तरफ नहीं गए। ऑटोनमी, फिर एक पार्टी आई वो सेल्फ रूल की तरफ चल पड़ी, हालांकि वो बड़े टॉल लीडर थे, उनसे जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आप चैलेंज कर रहे हो भारत की सॉवरेनिटी को, भारत की इंटेग्रिटी को। और आज मुझे लगता है कि लोगों की सपोर्ट कितनी रही है जी, 7% वाला मेंबर पार्लियामेंट। मैंने एक बार इनके मंत्री को कहा था हाउस में, ये सामने बैठे हैं, मैंने कहा मुझे आपसे डिस्कस नहीं करना है, यू डोंट हैव ए मैंडेट। 4.5% ईदगाह से वोट लेके आए और मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो। ये बताएं ना कितने परसेंट इनको लोगों का सपोर्ट मिली है। 6 लाख वोट तो इनके खिलाफ गुपकार गैंग के तो डीडीसी में भी गया है, कश्मीर से ही गया है ना। तो ये चीजें जो है, हमें जो सच्चाई है उसको सामने रख के चलना चाहिए। इलेक्शन भी होगी और स्टेट भी, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ये बहुत बड़ी रियासत थी और होगी भी, लेकिन कुछ गलतियों की यहां पॉलिटिकल पार्टियां जो रही हैं, अगर ये लोग इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते। और मुझे ये बताओ कि आप पूरा डिपेंड करते हो भारत पे, रेवेन्यू रिसीट आपका 18,000 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ा आज तक, तो रेवेन्यू कंपोनेंट 70,000 है जो हम गवर्नमेंट मुलाजमों को तनख्वाह देते हैं। 1,18,000 करोड़ का हमारा प्लान लेआउट आता है, और उससे आप देखो ना आपकी इनकम क्या है और आपका एक्सपेंडिचर क्या है। और इतनी अमीर स्टेट हो सकती थी अगर हम थोड़ा विजन लेके, चाहे वो टूरिज्म के साइड पे, हाइड्रोलिक के साइड पे, बाकी चीजों पे लेके चलते। तो ये इसी में अंगेज रखे हम कि किसी ने सेल्फ रूल बता के वोट ले लिए, किसी ने ऑटोनमी बता के दे दिए, किसी ने दूसरी बात, चलो जी चीफ मिनिस्टर हो और वो बोले कि यहां से गाड़ी अब जा रही है मुजफ्फराबाद और सारे जाके हथियार उठा लो। तो हमने तो नहीं सलाउद्दीन बनाया था, सलाउद्दीन तो इन्होंने जाके जेल में बनाया। अगर ये 1987 में रिगिंग नहीं करते तो ये ट्रिगर कहां से आना था, जो यहां से मेरे भाई फिरदौस ने कहा है, ये ट्रिगर आना ही नहीं था। लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी को कभी भी यहां प्रमोट नहीं होने दिया। और वो जो माइंडसेट था इनका जागीरदारी वाला, साम्राज्यवाद तो चला गया, महाराजा के खिलाफ तो इन्होंने 1931 में एजिटेशन शुरू कर दी और वो राइट्स करवाना शुरू कर दिए, लेकिन इनका माइंडसेट वही रहा। शेरे कश्मीर का ये है सारा कुछ, भाई नहीं, यहां एक सेट फ्रेमवर्क है, हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी सेट फ्रेमवर्क में सब लोगों को चलना है और काम करना है। जी फिरदौस साहब, पॉलिटिकल ब्लंडर्स का जिक्र किया श्याम जी ने। देखिए, मैं तो शर्मा साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने भी कुछ सवाल उठाए थे, ये जवाब देंगे, लेकिन खैर ये शायद डिस्कशन उस साइड से ज़्यादा आया, ये उन पॉइंट्स पे ज़्यादा चले गए। लेकिन मैं फिर इनसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ासकर ऐसे कदावर लीडर और जिनका न सिर्फ तजुर्बा है सियासत में बल्कि एक विजन भी रखते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो कम से कम ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। लोग विजन नहीं रखते, लीडर और लोगों में सिर्फ फ़र्क ये है कि लीडर जो है वो एक विजन रखता है और उस विजन के लिए लड़ता है और लोगों को कन्विंस करता है कि मेरा जो ये विजन है ये आपके लिए अच्छा है। हमारे साथ आज भी हमारे दोस्त भी, हमारे मुखालिफ भी कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने ब्लंडर किया जी बीजेपी के साथ अलाइंस करके, लेकिन हम आज भी मानते हैं कि उस शख्स ने बहुत आगे का सोचा था। उन्होंने ये सोचा था कि जम्मू कश्मीर के लिए अगर हमने कुछ करना है, भारतीय जनता पार्टी इज़ गोइंग टू स्टे देयर, भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट है और पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन है जम्मू कश्मीर का भला करने के लिए, वी कैन नेगोशिएट विद देम। तो यही मैं शर्मा साहब और इनके जैसे जितने कदावर लीडर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप में हैं,
मैं फिर कहूँगा जो ये एक्सपोर्टेड आइडिया, एक्सपोर्टेड ये विजन नागपुर से लेकर आए हैं, ये जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर के मुखालिफ है, जम्मू कश्मीर के लिए एडवर्स है। और आने वाली जनरेशन, शर्मा साहब के बच्चों के बच्चे जो है वो उस वक्त बोलेंगे कि मेरे दादा जो है उस वक्त जनसंघ में, जिस वक्त आरएसएस की आइडियालॉजी लेकर जम्मू कश्मीर में आए थे, जिससे हमारा नुकसान हो गया। मैं फिर ये बात कहूँगा, यहाँ बहुत सारी बातें हुई, मैं ज़्यादा इसको क्योंकि जो हम जितना इसको लंबा करेंगे हम वो बेसिक ट्रैक से हट जाते हैं। सही कहा शर्मा साहब ने कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट है। इन्होंने करके दिखाया कि जिस चीज़ के लिए ये खड़े हुए वो करके दिखाया। सही है कि ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से कुछ स्टेट्स में इलेक्शन भी जीतेंगे। ये सही है कि जो इनका कैडर है, खासकर जो आरएसएस से आता है भारतीय जनता पार्टी में, उनकी जो कन्विक्शन है, जो डिटर्मिनेशन है बीजेपी के रिलेटेड, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि हम उस पार्टी के साथ हैं जो पार्टी कहती है वो करती है। ये बात सही है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो जम्मू में हो, कश्मीर में हो या आउटसाइड द स्टेट हो, वो इनके इस फैसले से लेकर भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश होगी। ये बात भी सही है कि ये इस चीज़ से मोदी जी जो है और स्ट्रांग होके होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने के लिए अगर कोई पार्टी जिम्मेदार होगी वो भारतीय जनता पार्टी होगी। उस वक्त नागपुर कोई नहीं जाएगा, दिल्ली कोई नहीं जाएगा, गुजरात कोई नहीं जाएगा, दामन इनका पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये आज इकॉनमी की बात करते हैं, इस इकॉनमी की बात करने का हक इन्हें हासिल नहीं है। जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डेफिसिट रही, वो इसलिए रही क्योंकि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज जो है वो दिल्ली के साथ अटैच किए गए। हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हम लड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने बाद में आगे कहा कि नहीं, ये दिल्ली के रिसोर्सेज हैं। लेकिन आज जो ये रिसोर्सेज फर्दर बेच रहे हैं बाहर की कंपनीज को, आने वाली जनरेशन इनको माफ़ नहीं करेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पास वापस जाऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में फ्लड गेट्स ओपन कर दिए हैं इस कंट्री के लिए। ये सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं, नोट माय पॉइंट, सेल्फ रूल इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जब तक आप रीजनल एस्पायरेशंस को एकोमोडेट नहीं करेंगे, पंजाब का कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रीजनल एस्पायरेशन है जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एड्रेस कर सकते हैं, आपको वहां पे रीजनल एस्पायरेशंस को एकोमोडेट करना होगा। डेमोक्रेसी का फ्यूचर जो है वो रीजनल एस्पायरेशंस है। बाहर की कंट्रीज को आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री को लेकर चले, आप यूएसए को लेकर चले, यूएसए में स्टेट्स हैं लेकिन स्टेट्स खुद एम्पावर्ड है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इसने इस फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को थ्रेटन किया है। आपकी ब्रूट मेजॉरिटी, कल कांग्रेस के पास मेजॉरिटी आती है, अगर बीजेपी की सरकार कहीं पे होगी, 2 मिनट में कांग्रेस की सरकार जो है प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच जजमेंट इस पे आई है कि सेंटर ऐसा कर सकती है। आपके प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद आज तक जो ये एक रूल बन चुका था कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा के एक ऐसा कानून नहीं बना सकते विच इज़ इरिवर्सिबल, लेकिन इस जजमेंट के बाद आप ऐसा कानून बना सकते हैं विच इज़ इरिवर्सिबल। आपने सुप्रीम कोर्ट में आप देख लीजिए, अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनता तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब होगा हम डिसाइड करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुआ हम इस मसले में डिसाइड नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि विद इन 6 मंथ आप जब असेंबली डिसॉल्व होती है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, विद इन 6 मंथ यू हैव टू होल्ड इलेक्शन। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है अच्छा चलिए हमें एश्योरेंस मिला है, हम आपको फिर 1 साल का टाइम देते हैं। 1 साल के बाद भी, नोट माय पॉइंट, 1 साल के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ना कोई बहाना बना के इलेक्शन डिले करेगी। मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम जिस स्टेज पे आज हम बैठे हैं, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल, आप इसको लीगल पर्सपेक्टिव में इसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन्स इस चीज़ को इंटरप्रेट करती है कि इस मुल्क के पार्लियामेंट ने हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे पुरखों के साथ एक वादा किया था
जो वादा हमारे साथ आज वादा खिलाफी की गई। हमें कहा गया था दैट यू विल हैव अ स्पेशल स्टेटस इन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल हैव द स्पेशल स्टेटस इन द कंट्री। आपकी चलेगी, जो आप करना चाहते हैं विद इन स्टेट आप, और जो किस लिए, क्योंकि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस वक्त जिस वक्त दोनों मुल्कों में आग लगी हुई थी। मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद आप जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। आपको स्पेशल प्रोविजन रहेगा, आप करिए, आप रूल करिए। कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को कंटेंट नहीं कर रही थी कि हम इस मुल्क के साथ नहीं है या हमारा फ्यूचर इस मुल्क के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहते थे कि हम आपके लाडले बच्चे की तरह रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम गवर्न करें। दिल्ली के पार्लियामेंट में बयानबाजी होती है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर फलानी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं था, जबकि शर्मा साहब को मालूम है कि सारे एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट थे, चाहे एंटी करप्शन था, चाहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था जो अमित शाह जी पार्लियामेंट में बात करते हैं। वो कहते हैं कि 370 से पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती थी, जबकि ये जानते हैं कि ये मिनिस्टर रह चुके हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती थी, आ सकती थी और अभी भी आ सकती थी। आपको उसको 370 खत्म करने की जरूरत नहीं थी। आज ये कहते हैं कि हम यहाँ के जॉब्स और लैंड को सिक्योर कर पाएंगे, वो आप 370 के बावजूद भी खत्म कर सकते। ये कहते हैं हम टेररिज्म और सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ने के लिए 370 खत्म करना चाहते थे, उसके बावजूद 370 रखने के बावजूद भी आप उसकी जंग लड़ सकते थे। मैं फिर अपने ये बहुत सीनियर साथी हैं हमारे, इनसे दरख्वास्त करूँगा कि कैमरे पे आप चाहे जो मर्जी कहें, जम्मू की जनता आपको कैमरे से जज नहीं करेगी, लेकिन जो पॉलिसीज़ आपके लिए लड़ेंगे पार्टी की मीटिंग्स में, उसके लिए आपको जनता याद करेगी। शर्मा साहब, लेकिन समय की सीमा को बिल्कुल समय की सीमा में ही रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि पहले ही बात बड़ी शर्मा साहब ने विस्तार से कही, फिर दोस्त साहब ने भी कुछ बातें सही कही, लेकिन बात यह है कि नेशनल पर्सपेक्टिव को अपरमोस्ट रखना पड़ेगा। ये सारे हम तो दोनों तरफ से सैंडविच होते रहे, आज ये उधर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से तो है ही इल्ज़ाम, तो इधर से भी आपके गिले शिकवे रहे, लेकिन हम सही रास्ते पे थे और आज भी हैं। 370, 371 ये सारा फेडरल सेटअप ये कागज़ का दिया हुआ है, जिसकी आज, लेकिन उसको क्या वजह है कि आप फेडरलिज्म या फेडरल जो मॉडल है आपको देश उसको मिसकंस्ट्रू या मिसअंडरस्टैंड क्यों करे? इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के इन बिटवीन भी ये कहा है कि फेडरलिज्म भी हमारी एक स्ट्रेंथ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी और फेडरल फॉर्म है, आप भी वकील हैं, फेडरल फॉर्म ये आप भी पढ़ते होंगे कि सेंटर भी मजबूत रहना चाहिए। फेडरल सेटअप, उस फेडरल सिस्टम के तहत ही यहाँ पे 370 था, लेकिन टाइम के साथ इसको जो है वो चाहे इनकी काबिलियत समझो या हमारी या सब साथी, क्योंकि हम फेडरल सेटअप के हक में थे, रहे किस हद तक हो, लेकिन वो फेडरलिज्म को या उस किसी डिमांड को स्लोगन आप कोई भी कायम करें, ये करें, लेकिन उसको अगर देश अलगाववाद की भाषा समझे, स्लोगन समझे, तो उसको समझाना वो आपका, इनका और हमारा काम है। उसमें ये कामयाब हुए। हमारी जंग सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनली आज सही माना, इसलिए हमें उनके साथ शिकायत नहीं। उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई भी की कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने पहले ही शिकवा किया कि एक जगह हम बरी भी हुए कि आपको इल्ज़ाम था कि जनाब आपने इंटीग्रेशन इतना बड़ा काम, अब मैं अगर नेहरू जी की तारीफ करूंगा ज़रूर इनको विरोध करना पड़ेगा, पार्टी का आदेश है, लेकिन ये कहता हूँ नहीं कर सकते कि इतिहास जो है वो हम जानते हैं, ये भी जानते हैं। शर्मा साहब नहीं करेंगे, नहीं, मैं वो नहीं कहता, चलिए वो हमारी जो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई को तो हम सब कबूल करने चाहिए। आप सारे सीनियर दिग्गज देता है, जो भी हमारा भी पॉलिटिकल स्लोगन है कि ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर के लोगों के कुछ हक तो महफूज रहने चाहिए, आप अपनी जंग लड़िए जो लड़े। इस वक्त जो मसला है कि इसमें मायूसी ज़रूर हुई है कि भाई लोग, जम्मू के लोग भी और हर आदमी, पहले तो हमें समझ नहीं आया, इनकी जस्टिफिकेशन है कि स्टेट के बिना आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता, यूटी बना लिया, हुआ उससे भी नहीं, लेकिन स्टेट को लूज़ करने का सबसे ज़्यादा काम डोगरा तो है, जिनकी पुरुषों की वो भी समझते हैं कि डोगरा पहचान है, तो वो शिकायत इनसे है कि आपने स्टेट को छीना, और मुझे लगता है इनके दिल में भी होगा, लेकिन वापस तो आनी चाहिए। अब ले लिया, एक तो वो इसमें हमें
शिकवा है कि टाइमलाइन कोई नहीं है। चुनाव की बात भी आप ठीक कहते हैं, उसके बारे में खदशात है, चलो एक डेडलाइन जरूर है। लेकिन तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि देखिए ये देश के हित में नहीं, हम सारा क्रेडिट, पाकिस्तान तो यही कहता है कि जनाब ये आपने 87 में किया, क्योंकि सारे आप नेशनलिस्ट हैं और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पॉलिटिकल लेवल पे, मुझे नहीं लगता बीजेपी कभी ये चाहेगी। और मैंने इनके पैनलिस्ट को भी कई बार कहा कि ज़रूर कहो कि वो जलती में आग हो सकता है, लेकिन हम सब मानते हैं ये पाकिस्तान का किया धरा है, प्रॉक्सी वार है। इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो कोर्ट में जाते, चुनाव में रिगिंग हो गई तो उससे ही आतंकवाद हो गया, अब हथियार कहाँ से आ गए। सो ठीक है, एक बाइलिंग पॉइंट हो सकता है, आप इनको इल्ज़ाम लगाओ, हमको लगाओ, उनको लगाओ, ये आपकी आपसी बात है, लेकिन मैं उसको बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता। एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर हमको पाकिस्तान जो हमारा स्टैंड रहा है। और तीसरी बात यह है कि कुछ चीज़ों में हमको, ठीक है पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग अलग हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स करते रहेंगे, लेकिन बढ़ना पड़ेगा लोगों के हकों के लिए। और उसमें जिम्मेवारी बीजेपी की भी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए। आज जम्मू उसमें हम सफरर है कि भाई स्टेट भी गई, चुनाव भी नहीं हो रहे, और जीते जाए आप 50+ ले जाए, लेकिन यह कि चुनाव तो करवाइए, जल्दी करवाइए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या रास्ते निकलेंगे उस पर हमने भी कहा है और उस पर बात चलेगी, आप लोगों को भी अधिकार होगा। लेकिन इस हद तक मायूसी ज़रूर है कि जिसका हम समझते हैं कि भाई लोगों में जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। अब उसमें यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही होप है, और हम लोगों की बात करेंगे और राइट कोर्स पे बात करेंगे। हम ये जो इंटरप्रिटेशन होती है उसका जवाब हम सबको देना है कि भाई ये अलगाववाद की बात नहीं है, ये अधिकारों की बात हो, उस हद तक हम साथ हैं। बशीर साहब जी, टाक साहब, मैं अब चूँकि शर्मा साहब को क्या बताऊं, शर्मा साहब मिनिस्टर भी रहे हैं, इन्होंने कुछ हवाला दिया बिल्कुल कि जनाब रिसोर्सेज स्टेट के कम हैं, वहाँ से आता है। जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया 1947 में, तो ये कहते हैं कि हमने अब किया, तो वो जिम्मेदारी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो जो सहूलियात थी वो देनी थी, वो कोई एहसान नहीं। दूसरी सूरत है कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज 5 अगस्त 2019 के बाद आउटसोर्स हो गए। आपके ज़माने में महात्मा गांधी ने एक ज़माने में साल्ट मूवमेंट शुरू की थी। अंग्रेज़ उस वक्त टैक्स करना चाहते थे, तो महात्मा गांधी ने कहा ये गरीब का जो है, ये गरीब को खाना होता है उस ज़माने में, तो साल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, साल्ट मूवमेंट की थी। जम्मू कश्मीर में आपने ठीक कहा 1,18,000 करोड़ की बजट है आज। ये पहले जो बजट थी, आप मिनिस्टर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख की बजट होती थी, वो बहुत कम थी, 7,800 करोड़ थी तब जब आप मिनिस्टर होते थे। अब 1 लाख, जब 5 अगस्त 2019 के बाद 1,18,000 करोड़, पिछले साल 1,22,000 करोड़ थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि टैक्स के बगैर तो आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। टूरिज़्म की बात आप कर रहे हैं, टूरिज़्म का अगर शर्मा साहब थोड़ा सा मैं आपको कहूँ, इधर सुरईसर में जारी है, वहाँ देखिए हालत क्या है उसकी। आपने नहीं बनाया, ज़माना वो पिछली गवर्नमेंटों ने बनाया, लेकिन उसकी हालत देखिए। मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, ज़रा देखिए कि हालत क्या है जम्मू की। जम्मू का बिजनेसमैन देखिए उसकी हालत क्या है। मैं अब उसको भी हट के छोड़ता हूँ। यहाँ डोगरी में कहावत है, ये सस ने नूह दा गुमान तोड़ने वास्ते पुत्र नूं मरवा छड़िया। 370 हटने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ के जॉब्स, जो नौजवान इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, आपने भी उनको निपटा है। आप भी मिनिस्टर रहे हैं, जब वो डेली वेजर का किस्सा है, आपने भी उसको निपटा, कमेटी भी बनाई, इंतज़ार कर रहे हैं। आपने उनके साथ वादा भी किया कि हम करेंगे, और भी कई इश्यूज़ हैं। लेकिन आज एक चीज़ है, ये जो कोर्ट के फैसले के बाद, क्या आप जॉब्स राजस्थान वालों को दे रहे हो, क्या आप जॉब पठानकोट के उस तरफ के लोगों को दे रहे हो, या जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हो? एक दूसरा, सियासत में वक्त बदलता है, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये सुन लीजिए,
आप हमें लेसन दीजिए, सियासत में कंप्रोमाइज़ होते हैं, हुए हैं, और हम भी, लेकिन एक चीज़ है, इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लैंड जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी, और जो आप कर रहे हैं, आप ये जो आगे आगे ले जा रहे हैं ना, ये आप टाल रहे हैं कि आप उस हद तक बहुत सी चीज़ें कर जाएंगे, सोचते हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उनको होने ही नहीं देंगे कुछ, ये आपके मन में है, इसीलिए आप इसको टाल रहे हैं। शायद सारी दुनिया जानती है, ताकत के बलबूते पे आपसे कोई बोल नहीं रहा है, आपके अपने साथी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से समझता हूँ कि हमें डर नहीं है, हमें इस चीज़ को लेके चलना है कि ये जो 370 है, हमारे हमसाया में ज़मीन खरीद के देखो ना, हिमाचल में, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है, इस 370 की वजह से एक चीज़ करके मैं ख़त्म कर दूंगा, एक ही बात कह के, कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई लैंडलेस नहीं है, हर एक की अपनी छत है। आपने रिफ्यूजी की बात की, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज टेंटोमैनी को रह रहा है, दे हैव देयर ओन लैंड होल्डिंग्स हैं, मुझे बताइए कोई ऐसा है? हाँ, वोटिंग राइट, वो पॉलिटिकल क्या था वो, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। आप ये जो गोरखाज हैं वो कोई भी नहीं, आप वाल्मीकिस, क्या वो सड़क पर रह रहे हैं? पठानकोट क्रॉस करो, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपको सड़कों के ऊपर मिलेगी, जिनका छत कभी नहीं मिला, पाइपों में मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये लड़ाई लड़नी है। आपका स्टैंड है, आपने यहाँ हो सकता अलग हो, वहाँ दूसरा हो, मगर वक्त आएगा ये चीज़ समझेंगे आप। बशीर साहब, पॉइंट आ गया। शर्मा साहब, 60 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क्स, उसमें आप इनका अगर जवाब भी देना चाहें तो प्लीज़। देखिए, यहाँ इन्होंने दो इशू पे, मुझे लगता है मेरे तीनों पैनलिस्ट जो हैं बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की समझ भी रखते हैं, और इनका जो अपनी अपनी पार्टी में कद है, और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत अच्छा पैनल, इसी किस्म की हमारी डिस्कशंस होनी चाहिए, बैटल ऑफ आइडियाज़, आर्गू काउंटर आर्गू। तो मुझे लगता है मैं इसके लिए आपके चैनल को और आपको मुबारकबाद दूंगा। दो इशू जो कंसर्न, तीनों जो मेरे साथी पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से आए हैं, और बहुत तजर्बा है इनको, लैंड और जॉब का इन्होंने बात की है। अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में भी अगर आप देखेंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ हमें भी पता है कि जम्मू कश्मीर में लैंड होल्डिंग सबसे कम है पूरे हिंदुस्तान में जी, इतना हम जानकारी रखते हैं, और फिर यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर भी इतना बड़ा नहीं है। तो ये इन तमाम चीज़ों पे जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। ये नहीं है कि हम रियासत के बाहर के लोग नहीं हैं, और आज भी जो अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक बीच में थोड़ा होल्ड हो गया था, क्योंकि कुछ लोग बहुत से सारे मिसडीड्स में इंडल्ज हो गए थे। अब आप देख रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, कोई बाहर की स्टेट का आके जहाँ थोड़ा अप्लाई कर रहा है, और लैंड पे भी जो है उस पर एक राइडर लगाया है कि रेजिडेंशियल, जहाँ वो चीज़ बड़े लोग तो नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच भी रखते हैं और अपनी अपनी पार्टी में इतनी ताकत भी रखते हैं कि अपनी बात को करें। हम इस रियासत को जो है वो पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएं। अपॉर्चुनिटी मिली है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। शर्मा साहब, 10 सेकंड्स। तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने पैनलिस्ट से भी, और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कि हम फितनेबाजी खड़ी नहीं करें, और यहाँ पे एक पीसफुल माहौल जो है, एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट को दें, और हम सो दैट के जम्मू कश्मीर किसी पे स्टेट जो है वो डिपेंडेंट ना रहे। फिरदौस साहब, 60 सेकंड्स। देखिए, मैं बहुत मुख्तसरन ये कहूँगा कि फॉर पीडीपी, और व्हेन आई से फॉर पीडीपी, मैं आपको आज भी विद अथॉरिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, उनके लिए जो आपने किया है वो ज़मीनों का मसला नहीं है, वो नौकरियों का मसला नहीं है, वो यूटी और स्टेट का मसला नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर है, वो एक बेट्रेयल है। आपने हमसे वादा किया, आज आपने हमसे वादा खिलाफ़ी की, आपने कल एक बात की, आज आप दूसरी बात कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। सुप्रीम कोर्ट तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल लड़ रहे थे, एक लीगल बैटल लड़ रहे थे, हम उसमें हारे ज़रूर हैं, लेकिन पॉलिटिकल बैटल हम लड़ने नहीं देंगे। हम इनको गोल पोस्ट चेंज करने नहीं देंगे। जैसे मेरे कांग्रेस के साथी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी कह रहे हैं, आप जॉब सिक्योर करो, आप लैंड सिक्योर करो, अल्टीमेटली नो। For People's Democratic Party, we still believe Jammu and Kashmir is a political dispute, और इसका पॉलिटिकल हल ही हो सकता है
उसके लिए आपको एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन जो है वो एड्रेस करनी होगी। ये आज करें, 5 साल बाद करें, 50 साल बाद करें, उसके बाहर आप कोई हाल आपको नहीं मिलेगा। एंड वी स्टिल बिलीव कि आपको सेल्फ रूल सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, आने वाले वक्त में आपको सेल्फ रूल पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, गुजरात, बिहार और यूपी में भी सेल्फ रूल की आवाज़ें उठेंगी और आपको वो सेल्फ रूल उनको देना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। शर्मा साहब 60 सेकंड्स। देखिए जी, बात यह है कि बहुत सी अच्छी बातें की इन्होंने। मैं तो कहता हूँ बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वर्ल्ड में, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के हाथों, उसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए। फेडरल सेटअप और फेडरल स्ट्रक्चर उसमें लिखा है, जो अचीवेबल गोल्स हैं वो सब पार्टी रखेगी तो बेहतर है। पॉलिटिकल रास्ते तो खुले हैं जी। और दूसरा ये है कि बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हम सब दें। ये अपना एक मॉडल बता रहे हैं, हम इससे सहमत नहीं। हमारी इनकी अप्रोच ये है कि नेशनल इंटरेस्ट तो अपर मोस्ट है, इनका रास्ता ये है कि इस रास्ते से नेशनल इंटरेस्ट है, हम इससे डिफर करते हैं और हमने डिफर किया। लेकिन हमारी रीजनल पार्टी भी ये समझे कि बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हम जम्मू कश्मीर को अच्छा फ्यूचर दें। लड़ाई रहेगी और ये नहीं है कि हम उन चीज़ों से सहमत हैं। ये दिया दरा हमारा हुआ था, उसका इल्ज़ाम भी हमारे पे रखता है। और लेकिन यह है कि अब आगे की सिचुएशन में अपनी अपनी सियासी साहब ने जंग लड़नी है, लेकिन मेरा रास्ता संविधान का है, मेरा रास्ता नेशनल इंटरेस्ट का है, मेरा रास्ता बेस्ट डेमोक्रेसी जो इन्होंने जिक्र किया। आज अगर पंचायत राज है, उसकी जंग कांग्रेस ने बहुत लड़ी है और अपने साथियों को समझाने की कोशिश की है। आखिर 2014 में इनकी कैबिनेट थी, 14 मार्च को हमने कानून जो बनाया। कुछ चीज़ों में ये उस वक्त चाहे कांग्रेस में थे, लेकिन यह है कि जो रोल हम करते रहे कांग्रेस पार्टी ने, वो इस रियासत को आगे प्रोग्रेसिव, आज उसका क्रेडिट सब खाते हैं जी। इसलिए कल भी यही होगा, सियासी जंग चलती रहेगी, हमारी इनकी भी चलेगी और भी कई जगह हम डिफर करेंगे, लेकिन अपर मोस्ट इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों का होना चाहिए, देश का होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी सबसे बशीर साहब 60 सेकंड्स। टाक साहब, जो इंडिया डेमोक्रेसी से बचा है, अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती तो बुरी हालत होती। ये डेमोक्रेसी आज कैजुअलिटी है जी। तो मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो करना चाहिए। और डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज़ और है कि रीजनल एस्पिरेशंस को भी जहन में रखना है, तभी फेडरलिज्म जिंदा रहेगा। और उसके साथ जो दूसरी बात मैं कहूँगा कि जहाँ भी हुकूमत बने, चाहे अपोजिशन छोटी ही क्यों ना हो, उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि वो आज कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है और जब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी जो है वो मर जाएगी। अगर डेमोक्रेसी मर जाएगी तो इंडिया नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आखिर एक बात कहूँ, 50 साल में अडवाणी जी ने खूबसूरत भाषण दिया था, वो इनको भी सुनना चाहिए। वो उन्होंने कहा था कि हमारे देश की सबसे खूबसूरती ये है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जी। हाँ, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मानते नहीं है, पर सम्मान करते हैं, विरोधी कितना भी कमजोर हो। जो इन्होंने कहा मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। थैंक यू। हम सब में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, चाहिए, मगर सबसे अप्रोमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देश। चलिए, खूबसूरती की बात यह है कि इतना सेंसिटिव इशू हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं या सीनियर लीडर्स बैठे हैं, हर किसी अपनी अपनी राय जो है वो खुलकर रखी, खूबसूरती के साथ रखी और कोशिश ये की कि हम एक नतीजे पर पहुँचे। अब दफ़ा 370 एक इतिहास बन चुका है, लेकिन आम जनता क्या राय रखती है वो कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी मुनासिब नहीं है कि हम ज़ाती तौर पर हर एक जम्मू कश्मीर के शख्स से दफ़ा 370 के फैसले पर जो है अपनी राय जो है वो पूछ सकें। लेकिन आने वाला चुनाव जम्मू कश्मीर में जब भी होगा, 370 मुद्दा था और मुद्दा रहेगा, इस पे सियासत जो है वो ज़रूर होगी। तो ये था आज का मुद्दा। और हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट थे, श्यामलाल शर्मा जी, फिरदौस टाक जी, रविंदर शर्मा जी और शेख बशीर अहमद जी, आप सब ने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का मुद्दा। एक नए मुद्दे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, आदाब। थैंक यू।